नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्यार क्या पढ़ा था ये चीज हम लोग देख लेते हैं। क्लास 8 का भी क्लास होगा जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे रिवाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है वो मैं बता दूं आप लोगों को। पहले हमारा न्यू चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है संविधान की, भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य या फिर आधारभूत अंग कहा जाए तो क्या आधारभूत मूल्य ना। हमारे भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य कौन कौन से हैं, क्या है उसके मूल्य, ये चीज हम लोग समझेंगे। और आधारभूत अंग कौन कौन से हैं ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है ना, इसमें कहा जाए तो क्लास 8 वालों में चैप्टर नंबर 2 में सिंपल सा कहा जाए तो हम लोगों ने प्रस्तावना पढ़ा था। जब हम लोग क्लास सरकारी स्कूल में जब मैं पढ़ता था, आप लोग भी जब अभी पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे है कि टीचर्स डेली है सो एक बच्चे को आगे खड़ा करवा करके परेड में और फिर सभी लोगों से बुलवाया जाता है भारत के संविधान का प्रस्तावना। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सीधा सीधी ये सिंपल सा मतलब समझिए कि हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना के ही बारे में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में क्या है, पूरी अगर कहा जाए तो चैप्टर नंबर 2 में प्रस्तावना के बारे में ही बताया हुआ है शुरू से अंत तक। प्रस्तावना में जो जो एक एक वर्ड यूज हुए हैं उसके गहराइयों के बारे में बताया गया है, वो हम लोग सीखेंगे। मतलब अगर कहा जाए कि संविधान का आत्मा कहा जाता है, संविधान का प्राण कहा जाता है किसे, भारत के संविधान के प्रस्तावना को। प्रस्तावना को अगर प्राण कहा जाता है तो उसके प्राण में के जो वर्ड लिखे हुए जो जो हैं उनके बारे में एकदम डीपली एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको सिर्फ भारत का संविधान और उसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। उसके बाद कल एक एक वर्ड को डीपली हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे रिवाइंड कर लेता हूं मैं कि आप लोगों के क्लास में पीछे हम लोग धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे, धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता क्या है, हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश कैसे है ये चीज हमने अच्छे तरीका से समझा था। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है ये भी हमने आप लोगों को बता दिया था। आज हम लोग सीखेंगे साथियों भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। अपने बुक में भी पेन पेपर हाथ में और क्वालिटी बुक क्लास 8 का साथ में लेकर बैठे हो तो वहां पे देख सकते हैं ये दिया हुआ है भारत के आधारभूत अंग न आधारभूत मूल्य क्या है, इसके बारे में पूरा हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को कल्याण एवं सतत विकास का आश्वासन देता है। हमारा जो भारतीय संविधान है वो भारत के जितने भी नागरिक है उन सभी का कल्याण के लिए और उनके जो है सो विकास के लिए आश्वासन देता है। संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में व्यापक विचार विमर्श के पश्चात कई आधारभूत मूल्य निर्धारित किए गए। यानी जब संविधान निर्माण हो रहा था उस समय जो है सो संविधान सभा में व्यापक विचार विमर्श, जो विचार विमर्श रखे गए थे वो किसके लिए किए गए थे, तो आधारभूत मूल्य को निर्धारित करने के लिए। ठीक है, इनकी झलक हमें प्रस्तावना में दिखाई पड़ती है। जो आधारभूत मूल्य जो रखा गया, आधारभूत मूल्य निर्धारित किया गया साथियों, उसकी झलक पूरा पूरी देखा जाए तो कहां पे दिखता है, संविधान के प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का सार माना जाता है। मैंने कहा ना उसे उसका प्राण सार जो भी बोले ये चीज माना जाता है कि ये इसका जो है सो एक सार मतलब कहा जाए तो एक छोटा रूप उसका माना जाता है। पूरा संविधान का एक छोटा रूप प्रस्तावना को ही माना जाता है। ठीक है, यह संविधान के लक्ष्य एवं आधारभूत मूल्यों को स्पष्ट करती है। संविधान का जो लक्ष्य है साथियों और उसका जो आधारभूत मूल्य है उसे स्पष्ट कौन करता है, हमारा प्रस्तावना। कौन प्रस्तावना, तो भारत के संविधान का प्रस्तावना। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अंततः संक्षिप्त, आकर्षक एवं शब्द चयन की दृष्टि से सारगर्भित है। यानी हमारा जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है साथियों वो जो है सो किसके दृष्टि से देखा जाए तो चयन की दृष्टि से एकदम आकर्षक है,
एकदम अत्यंत संक्षिप्त है, छोटा भी है, और ये जो है सो शब्द चयन की दृष्टि रखता है, यानी इसमें एक एक वर्ड, एक एक शब्द जो है वो एक आकर्षक वैल्यू, आकर्षक उसका मूल्य बताता है हमें कि इसका मतलब क्या है पूरा पूरी। ठीक है, इसमें कहा गया है, किसमें, तो हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। प्रस्तावना में क्या क्या कहा गया है आप लोगों को पता ही होगा, मैं पूरा पूरी पढ़ देता हूँ, जिन्हें याद होगा उन्हें बहुत अच्छा, हमें भी याद था, थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ, तो मैं किताब का सहारा ले रहा हूँ ना। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत लोगों को तो याद भी होगा ना, क्योंकि सरकारी स्कूल में इसे हर रोज परेड के दौरान वहां पे बुलवाया जाता है, हर एक स्टूडेंट बोलते हैं, एक आगे कोई खड़ा हो जाता है, जैसे क्लास का कोई मॉनिटर है तो, या बाल संसद पूरे स्कूल का है वो ना, वो जो है सो बोलता है और पीछे से सारे लोग बोलते हैं। इसके पश्चात जो है सो सभी को ये चीज याद भी हो जाता है, और याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है सो हमारा कहा जाए तो भारतीय संविधान का एक संक्षिप्त रूप है साथियों, एकदम छोटा सा रूप है, कहा जाए तो पूरा संविधान को इस छोटे से रूप में बताया गया है, एक एक वर्ड लिख करके, और उस एक वर्ड का कितना बड़ा, कितना मूल्य है, ये चीज हम लोग जानेंगे, एक एक वर्ड का मूल्य हम लोग समझेंगे कि उसके कहने का अर्थ क्या है, और उसी वर्ड से उतना बड़ा हमारे भारत का संविधान एक बन गया, उसी वर्ड को मिला मिला कर, उतना बड़ा वर्ड को एक छोटे से वर्ड में लिख देना बहुत ही बड़ी महानता की बात है भाई। कोई भी अगर वर्ड हो, जैसे मैं इतना लंबा एक ही चीज को खींच के करता हूँ, और अगर उसको, उस पूरे चीज को ही एक छोटे से बक्से में कहा जाए तो, या फिर एक छोटे से वर्ड में अगर तब्दील कर दिया जाए, बदल दिया जाए, और उसी में सारा मतलब उसका रखा हुआ हो, दिन बहुत ही बड़ी बात है भाई, क्योंकि उसमें सारा चीज बताया गया होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है साथियों, प्रस्तावना में जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं वे निम्नलिखित प्रकार से हैं, बहुत सारे हैं, वो कौन कौन से मूल्य हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन अभी सारा मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं, एक एक को मैं उठाऊंगा, एक एक मूल्य जो उसमें बताया गया है, एक एक वर्ड का मूल्य क्या है, ये चीज मैं एक एक को उठाऊंगा और एक ही को बताऊंगा, एक दिन में सिर्फ मैं एक ही बताऊंगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो ना, क्योंकि अगर एक एक आप याद रखोगे तो फिर आपको डाइजेस्ट करने में अपने माइंड में दिक्कत नहीं होगी, है ना, और अगर एक ही दिन सारा मैं बता दूं तो पता चलेगा इधर से सुने और इधर से निकल गया, इसलिए जितना पढ़ो उतना ही पढ़ो जितना आप डाइजेस्ट कर पाते हो। आप अगर दिन भर में 4 घंटा पढ़ने का क्षमता रखते हो तो 6 घंटा मत पढ़ो भाई, क्योंकि अगर तुम 6 घंटा पढ़ गए ना जिस दिन, अगर 4 घंटा का, हाँ ये बात है कि तुम 4 घंटा से आगे धीरे धीरे क्षमता, जैसे 4 घंटा आज 4 घंटा पढ़े, कल 4 घंटा 5 मिनट, कल परसों 4 घंटा 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे करते करते धीरे धीरे बढ़ाओ अपना टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा सोचोगे, चलो आज क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, सर बताए हैं कि टारगेट एक फिक्स करो, टारगेट फिक्स करो और उस टारगेट को पूरा करने का प्रयास करो। मैंने ये जरूर बोला है कि टारगेट पूरा करने का प्रयास करो, अगर उसमें 6 घंटा से अगर ज्यादा 7 घंटा भी लगता है तो करो, लेकिन उतना ही आप अपने लिए टारगेट बनाओ जितना पे आप सक्षम रह पाओ, उतना पे आप अडिग रह पाओ ना, जितना आप पूरा कर सको। ये नहीं कि एक ही दिन का इतना टारगेट बनाने की 10 से 12 15 घंटा का टारगेट हो गया, 10 घंटा 4 घंटा का टारगेट हमको पढ़ने का मेरा क्षमता था और हम उसको 10 घंटा का बना लिए, आप सक्सेसफुल वैसे नहीं हो पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे सही से, नहीं। अगर एक दिन 10 घंटा पढ़ भी लेते हो, चलिए मान लेता हूं मैं पढ़ लेते हो, तो अगले दिन आपको
मतलब माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। इसलिए धीरे धीरे टारगेट को अचीव करने के लिए धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाओ, ठीक है ना। चलिए, ऐसे भी कहा गया है अगर आप 4 रोटी खाते हो ना, अगर आप एक ही दिन 10 रोटी खा लेते हो तो आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, आपको लूज मोशन हो जाएगा। इसलिए प्रयास करना है कि जितना आप पूरा कर सको उतना ही टारगेट बनाओ, ठीक है। चलिए, तो मैं हूं तो आगे एक एक टॉपिक को थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं कल से एक एक टॉपिक लेकर के आऊंगा। पहले का नाम क्या है, संप्रभुता, जो कि संविधान के, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मैंने पढ़ा था, अभी बताया था संप्रभुता। उस संप्रभुता के बारे में जानेंगे क्या कहता है। उसके बाद है समाजवाद, उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, फिर है लोकतंत्र। ये सब सारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्ड यूज हुआ है और इसका मूल्य क्या है ये सारा मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद क्या है, गणराज्य, फिर है न्याय, उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता, समानता, फिर है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। इतना चीज जो है, इतने मूल्य, इतने वर्ड के बारे में हम लोगों को जानना है कि इसके मूल्य क्या है, इसके महत्व क्या है, ठीक है। तो चलिए, मैं कल से लेकर के आऊंगा संप्रभुता और जानेंगे संप्रभुता का मूल्य क्या है। उसके पहले मैं आप लोगों को 2 तथ्यात्मक जानकारी दे देता हूं। पहला तथ्यात्मक जानकारी यह है साथियों कि प्रस्तावना में, कहां पे, प्रस्तावना में जो वर्ड यूज हुआ है, कौन कौन से वर्ड, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता। नोट कर लेंगे भाई, इंपॉर्टेंट, एक तथ्यात्मक जानकारी के रूप में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन तीनों वर्डों का, यानी प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता का यूज किया गया है, इन शब्द का यूज किया गया है, वो जो है सो कब यूज किया गया है, 1976 में 42वें संशोधन के समय, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। क्या किया गया है, इन सभी को, जैसे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को, इन तीनों शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत, जोड़ा गया है। क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ये आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। ये तो हमारा था पहला तथ्यात्मक जानकारी। एक जानकारी और मैं आप लोगों को दे देता हूं कि संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन, चलिए ठीक है, ये तो आप लोगों को पता चल गया कि इन वर्डों को इस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि संविधान संशोधन, जो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, वो किस सरकार के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये जो है सो कांग्रेस सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था, ये कांग्रेस सरकार के द्वारा जोड़ा गया था ना, कांग्रेस सरकार के द्वारा जोड़ा गया है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। कौन थे, इंदिरा गांधी थे। और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी इन्हीं को कहा जाता है कि नहीं, इंदिरा गांधी को। आप लोगों को पता होगा कि भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। और ये जो है तो कांग्रेस सरकार के जो से नेता थी। और यही इन्हीं के उसी समय जब कांग्रेस सरकार का जो है सो, कांग्रेस सरकार के द्वारा ही इस संविधान संशोधन को किया गया था, उसी समय संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। कब, 1976 में, ठीक है। तो 2 तथ्यात्मक जानकारी आप लोगों को मैंने दे दी एकदम बेहतरीन तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। हमारे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को मिलने वाला है, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।